हाँ, चैप्टर 4 पढ़ा था आपने? जी था भाई, थोड़ा सा देखा था स्प्रिंग वगैरह। अच्छा। हाँ भाई, ये पूछना था कि हम्म। जब जब हम जो डिजाइनिंग शुरू करेंगे, जो कंपोनेंट्स आपने बताए थे कल, हम्म। वो चेसिस बनने के बाद करेंगे ना? हम शुरू तो पहले से कर देंगे। देखिए, मैंने आपको कल ही बताया था कि जो ये है कंपोनेंट्स है, हम इसको जो पिछले साल की मास है, जो पिछले साल का जो मास है हमारे पास, उसमें कुछ एडिशन एंड कुछ सब्ट्रैक्शन के साथ हम पांचों आपस में डिवाइड कर लेंगे चीजें। मतलब लेट्स सपोज का 300 केजी का मास है पिछले साल का, तो मैं 350 पे कर लूंगा, आप 400 पे कर लेगा, एक 250 पे कर लेगा, एक 300 पे कर लेगा, एक 350 पे कर लेगा। ठीक है, मतलब जो टोटल 5 है, डिफरेंट मास पे डिफरेंट लोग डिजाइन कर लेंगे। तो ये होगा कि जब जैसी डिजाइन होगा तो उसका जो टोटल मास आएगा, एज्यूम मास जो होगा, यानी जो कैलकुलेटेड मास होगा, वो जिसके करीब होगा, यानी लेट्स सपोज उसका 340 आ रहा है और मेरा 350 है, तो मैं 350 को एज्यूम कर सकता हूँ कि हाँ, वो जो मैंने कैलकुलेशन की है वो ठीक है बिल्कुल। हाँ, ये है कि कुछ ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो हम उसको फिर से करेंगे पूरी कैलकुलेशन। सही सही। हम ये करने का सोचा हूँ मैं, क्योंकि ठीक इससे है। हमारा वक्त भी ज़ाया नहीं होगा, डिजाइनिंग भी हो जाएगी, और जो उस वक्त फ्री रहा, जो फ्री हो गया, वो अगर कैलकुलेशन करनी पड़ी और तो वो कैलकुलेशन कर देगा। ठीक। अच्छा, इस वाले चैप्टर में ना हम ये एंटी रोल जो है, एंटी रोल्स को डिसरिगार्ड करते हैं, यानी इसको हम यूज़ नहीं करेंगे अभी। अच्छा, एंटी ज्योमेट्रीज का कुछ आइडिया क्या होता है? नहीं। अच्छा, मैं बता देता हूँ। अगर हम रेयर व्हील ड्राइव की बात करें तो जब ब्रेक लगाते हैं तो आगे से बैठ जाती है, उसको बोलते हैं डीप डाइव। अच्छा, जो एक्सेलेशन होती है उसको क्या बोलते हैं? स्कॉट। जी, उसको स्क्वाड बोलते हैं। और एक लिफ्ट कभी होता है। लिफ्ट जो होती है वो अगर वैसे स्टैटिक में ज़्यादा कंसिडर होते हैं, यानी आपकी गाड़ी रुकी हुई है, तो उस पर अगर मास आप बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो पिचिंग पिचिंग होती है फ्रेम की, को बोलते हैं लिफ्ट। यानी जैसे गड्ढे से उठ के आई तो स्प्रिंग जाहिर सी बात है खींचेगा, तो स्प्रिंग जो है ना वो ऊपर नीचे होता है, तो उसको बोलते हैं लिफ्ट। एक तरीके से ये पड़ जाएगा। ठीक है। सही। अच्छा, अब लेट सपोज हमारे पास जो फ्रंट सस्पेंशन है हमारा, जो स्प्रिंग है, वो हमारे कुछ जो हमने डिजाइन की है, वो या तो मास में कोई मसला हो गया, या हमने यूज किए स्प्रिंग जो थे वो हमने सॉफ्ट या हार्ड, उसमें से कोई गलत, यानी हमने सॉफ्ट यूज कर लिए। अगर हम सॉफ्ट यूज करेंगे तो जो ब्रेक इन ब्रेक जो डाइव होगा हमारा, वो बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा। सही। अच्छा, वो बढ़ जाएगा तो इसके चांसेस हैं कि जो फ्रंट पे है, फ्रंट से वो बॉटमिंग आउट हो जाए, यानी फ्रंट से जमीन पे लग जाए। ये हो सही। सकता है। अगर ये हो सकता है तो ये वाले जो चांसेस होते हैं, ये हमारे पूरा फ्रेम को डैमेज कर देंगे, यानी हमारी कार फेल हो जाएगी, सही। फेलियर की तरफ जा रहे हैं, तो हमें इसको रोकना होता है। तो इसके रोकने के लिए बार्स यूज होती है। क्या बताया आपने? बार्स यूज होती है, बार्स। अच्छा, पार्ट्स। मैं भी लिख देता हूँ। यूज पार्ट्स। सही। बार्स यूज की जाती है टू रिड्यूस डाइव। ठीक है, ये हमें यूज करनी होती है। लेकिन अगर हम ये ज्यादा यूज कर लेना, ये एंटी ज्योमेट्री, अच्छा इसी चीज के लिए ये एक्स स्पॉट के लिए भी यही है। यानी एक्सलेशन के दौरान पीछे वाला अगर सॉफ्ट हो जाएगा तो वो पिचिंग आउट हो सकती है। पिचिंग आउट का भी मसला है, ग्रिप लॉस का भी, ये भी मसला तो इसमें जो है ना फ्रेम जो है ना फेल हो जाता है, यानी हमारी जो सस्पेंशन है वो फेल हो गया। तो इसको रेजिस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं एंटी ज्योमेट्रीज। ये एंटी सही। ज्योमेट्रीज ये यूज की जाती है इसमें। अगर डाइव के लिए यूज कर रहे हैं तो वो एंटी डाइव होगी, अगर स्क्वाट के लिए यूज कर रहे हैं तो एंटी स्क्वाट, और लिफ्ट के लिए तो एंटी स्क्वाट। ठीक है, ये तीन यूज होती है। लेकिन यहाँ एक चीज है कि अगर लार्ज अमाउंट ऑफ, अगर एंटी ज्योमेट्रीज हम यूज करें, एंटी ज्योमेट्रीज का अगर हम लार्ज अमाउंट में यूज कर लें तो जो सस्पेंशन हमारा होता है वो स्टिफर हो जाता है। अब इसका क्या मतलब, कोई इस पर मतलब सख्त हो जाएगा। सख्त हो जाएगा। सख्त का मतलब या ये सख्त का मतलब नहीं है कि गाड़ी जो टूट रही है तो वो टूटेगी नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये सही। है कि जो सस्पेंशन का असल में मकसद ये होता है कि फ्रेम को जमीन से ऊपर रखे, प्लस वन। सेकंड वन, कंफर्ट प्रोवाइड करे, जो सस्पेंशन के असल में होते हैं। अच्छा, ये सेकंड वन कौन है जो ज्वाइन किया है जिसने? मैं अभी आया हूँ। हाँ भाई। अफगान। अच्छा, ठीक है, कोई मसला नहीं। तो सस्पेंशन जो होता है वो हमें एक तो लिफ्ट फ्रेम बॉडी, इसके लिए पर्पज होते हैं। फ्रेम बॉडी को लिफ्ट करना, टू सम एक्सटेंट। वैसे रेसिंग कार में ज़्यादा कंफर्ट चाहिए नहीं होता, लेकिन टू सम एक्सटेंट कंफर्ट प्रोवाइड करना। राइड
कि सेफ्टी एंड बैलेंस। ये सेफ्टी के अंदर और भी डिफरेंट वो आते हैं फैक्टर्स जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, सस्पेंशन की पर्पज होगा ये कि यूज क्यों किया जाता है और क्या होता है। अच्छा, सस्पेंशन स्टिफर का मतलब ये था कि अगर हम, जैसे ये सस्पेंशन है, इसका लिफ्ट करना है फ्रेम बॉडी को, और इसमें स्प्रिंग्स लगे हुए हैं। अगर फर्ज करें गड्ढा आ गया, और गड्ढा आ गया, तो गड्ढा से जैसे ही हम आगे जाएंगे तो एक तरीके की, जितना का अगर जो स्प्रिंग है हमारा वो सॉफ्ट हो, सॉफ्ट स्प्रिंग यानी वो मूव करता ज़्यादा हो, तो उसमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब करने की ताकत होगी वो ज़्यादा होगी। सही। ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी जगह हार्ड यूज़ कर लें तो इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब करने की ताकत कम होगी। ये तो समझ में आ गया ये सब चीज़ें। तो अगर हार्ड होगा तो सॉफ्ट होगा, जो भी हो, ठीक है। अगर हम सॉफ्ट यूज़ करते हैं और इसके साथ एंटी ज्योमेट्री यूज़ करते हैं, यानी अभी ये लिफ्ट, ये हो रहा था पिचिंग आउट, जो आपने अभी मैंने बताया था, ये लिफ्ट। अगर हम सॉफ्ट यूज़ करते हैं और घड़े से निकलते हैं तो इसमें लिफ्ट की रेट होगी, यानी पिचिंग आउट होगी, गाड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। तो इसको रोकने के लिए हम एंटी ज्योमेट्री यूज़ करते हैं, यानी हम इसका एक जो मूवमेंट है, यानी एक तरीके की ट्रांसफर जो मूवमेंट है इसकी, वो हम रेजिस्ट कर रहे हैं, मतलब रोक रहे हैं उसको। तो उसका एक जो समझे, जो 1 डिग्री ऑफ मोशन है उसका, उसको हम निगलेक्ट कर रहे हैं। निगलेक्ट का मतलब ये है कि उसको जीरो कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं। जब उसको मिनिमाइज कर रहे हैं, उस मिनिमाइज को जो बोलते हैं स्टिफर, उसके लिए टर्म यूज करते हैं, ठीक है। इसमें लिखते हैं रिड्यूस डिग्री ऑफ मोशन। ठीक है। अच्छा, ये एंटी ज्योमेट्रीज का आ गया, ये पूरा आ गया। अब स्टार्ट करते हैं कि ये मैंने बता दिया था कि एंटी रोल। अच्छा, ये जो मैंने डाइव स्पॉट और लिफ्ट का बता दिया था, ये जो रोल, जो कार में जो रोल प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग फॉर्मिंग, तो उसको रिड्यूस करने के लिए एक बार यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं एंटी रोल। सारा इसी पे डिपेंड है। मतलब ये कि उसका जो रोलिंग डिग्री ऑफ मोशन है, जो रोल प्रोवाइड कर रहा है, उसको हम रिड्यूस करेंगे तो उसको बोलेंगे एंटी रोल बार्स, ठीक है। अच्छा, रही बात जो स्प्रिंग्स की, मैंने भी स्प्रिंग्स का वैसे बता दिया था मैंने। वैसे स्प्रिंग्स जो जो बनते हैं वो वैसे किससे बनते हैं, कोई आइडिया? आप मटेरियल पूछ रहे जी, मटेरियल पूछ रहा हूँ। हैं? स्टील कॉइल्स। जी, स्टील कॉइल्स होते हैं, एमएस कॉइल्स होती हैं। एक होता है इंक्रीजिंग रेट, स्टील कॉइल्स होते हैं, इसमें एमएस होते हैं। एमएस का क्या मतलब? एमएस होता है माइल्ड स्टील। सही। अगर आप कंपनी में जाएंगे ना तो ये इसको माइल्ड स्टील को ये नहीं बोलेंगे पूरा पूरा माइल्ड स्टील दे दो, वो बोलेंगे एमएस की प्लेट्स दे दो, ऐसे बोलते हैं वो। सही। अच्छा, अब हार्ड स्प्रिंग्स कौन से होते हैं उसका। अच्छा, ये तो सबको ही पता होगा, ये तो एफ इज टू के एक्स, यानी जो के होगा यानी फोर्स अपॉन एक्स। इसके मतलब क्या है? फोर्स के स्प्रिंग कांस्टेंट है और एक्स डिस्प्लेसमेंट है उसकी। ये तो मुझे भी पता है, मैं इसका ये नहीं पूछा। इसका मतलब क्या है, यानी ये 100 न्यूटन फोर्स जो है पर स्टिफनेस है, मिलीमीटर। क्या? के जो है वो उसकी स्टिफनेस है स्प्रिंग की। वो तो मुझे भी पता है वो, क्योंकि इसको स्टिफनेस कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। इसके मायने ये होते बेसिकली हैं। बेसिकली ये है, ये कि समझें कि 100 न्यूटन की जो आप फोर्स देंगे जी तो कितना कितना डिस्प्लेस जी आपकी, जी, मतलब बेशक, 100 न्यूटन में 1 मिलीमीटर डिस्प्लेस होगा। गुड जॉब, यही है। यानी 100 न्यूटन फोर्स का अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये 1 मिलीमीटर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा स्प्रिंग, ठीक है। अब ये सही। चीज़ अगर ये कंप्रेसिव होगी, कंप्रेसिव फोर्स होगी, यानी इसको दबाने का, तो जो जो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी जो डिफ्लेक्शन समझ ले, वो नेगेटिव होगा, यानी उसका डिस्टेंस कम होगा, जो ओरिजिनल लेंथ थी उससे कम हो जाएगा। लेकिन अगर टेंसाइल हो गई फोर्स, लेट सपोज ये कोई हमारे स्पीड ब्रेकर आ गया गाड़ी के सामने, तो इसमें जो स्प्रिंग जो होते हैं, स्प्रिंग जो है पहले कंप्रेस होता है, और जैसे ही वापस हम उतरते हैं स्पीड ब्रेकर से, वैसे ही ये नीचे जाते हैं, यानी इसमें एक टेंसाइल फोर्सेस क्रिएट होती है। तो उसमें जो डिस्टेंस होगा इसका वो इंक्रीज होगा। ये डिस्टेंस है, ये कंप्रेसिव फोर्स का वो नहीं है, साइन नहीं है उसका, ठीक है। यानी कि अगर एक, यानी ये जो स्प्रिंग है उसकी लेंथ एल है, तो ये वाली जो होगी ये रिड्यूस हो जाएगी, यानी एल माइनस समथिंग, और ये जो होगी वो एल प्लस समथिंग होगी, इस तरीके से, ठीक है। हार्ड जो स्प्रिंग होगी उसका ये जो स्टिफनेस होगा के, वो हमेशा ज़्यादा होगा। लार्ज के का क्या मतलब होगा, यानी लेट सपोज के है एक 10 न्यूटन पर मिलीमीटर, एक के है 100 न्यूटन पर मिलीमीटर। कोई मुझे बताएगा कौन सा हार्ड स्प्रिंग है, कौन सा सॉफ्ट है? 100 वाला ज्यादा होगा और 10 वाला सॉफ्ट 100 होगा। वाला 100 वाला हार्ड होगा, 10 वाला सॉफ्ट। ठीक है, ये हार्ड है वो सॉफ्ट है। हम वैसे किसी का कोई आइडिया है कि हम कौन सा ज़्यादा प्रेफर करते हैं, यानी हार्ड, सॉफ्ट या इंक्रीजिंग रेट? हम लोग सॉफ्ट ज़्यादा प्रेफर करते हैं।
क्यों यूज करते हैं सॉफ्ट? सॉफ्ट काफी रीजन है, लेकिन एक रीजन ये था कंफर्ट करना। ताकि वो और एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब फिर कर सके। एनर्जी एब्जॉर्ब ज़्यादा कर सके और कंफर्ट प्रोवाइड कर सके, लेकिन हम टू सम एक्सटेंट हम कंफर्ट को इतना ग्रेस मार्क्स देते हैं उसको, कंफर्ट को इतना, क्योंकि हमारी रेसिंग कार है और रेसिंग कार में कंफर्ट नहीं जीत देखी जाती है, लेकिन हम उसको रखते हैं। चलिए ये भी ठीक है कि कंफर्ट भी प्रोवाइड करता है। आगे एनर्जी एब्जॉर्ब करने का एक और भी है कि इसकी डैम्पिंग जो पावर होती है वो ज़्यादा होती है सॉफ्ट की। अच्छा, इंक्रीज रेट क्या होता है? आप बता दें। यानी ये कि सब चीज़ें मेरे ऊपर डाल दी हैं, खुद ब खुद आराम से मजे करते हैं सारे। ये जो होती है ये होते हैं हार्ड प्लस सॉफ्ट। अब ये कैसा है, अब ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। अभी देखिए, यहाँ से ये है, ये कॉम्पैक्ट है, इसको आप एज्यूम कर लें हार्ड, इसको कर लें सॉफ्ट एज्यूम। लेट सपोज यहाँ से फोर्स लगी, पहले स्प्रिंग में पहले रेजिस्टेंस इतनी नहीं होगी, यानी ये एब्जॉर्ब करते रहेगा एनर्जी, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा। यानी इसकी यहाँ से अगर स्टिफनेस देखा जाए तो क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज? डिक्रीज होगी। स्टिफनेस डिक्रीज कैसे होगी? हार्ड की ज़्यादा होती है या सॉफ्ट की ज़्यादा होती है? हार्ड की ज़्यादा होती है। हार्ड की ज़्यादा हार्ट की होती है। ज़्यादा तो हार्ड कौन सा है? वो अपोजिट साइड पे आ रहा है ना, यहाँ से फोर्स लग रही है, पहले सॉफ्ट है उसके बाद हार्ड है, तो सॉफ्ट का केक छोटा वो बड़ा, तो यानी स्टिफनेस इंक्रीज होगी। ये समझ में आया? ये दोबारा समझाइए था भाई। नहीं नहीं। देखिए, ये कॉम्पैक्ट है, लेट सपोज इसको मैंने हार्ड दे दिया है, एक इसको मैंने सॉफ्ट दे दिया, जिसमें ज़्यादा गैप था बीच में। और ये होता भी है कि अगर जो सॉफ्ट होगा उसमें गैप ज़्यादा होगा और हार्ड जो होगा उसमें गैप कम होता है। मैं स्प्रिंग्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने कहा अगर इस डायरेक्शन से एरो में लिखा हुआ है फोर्स का अप्लाई करूँ, तो पहले सॉफ्ट आ रहा है स्प्रिंग, उसके बाद हार्ड आ रहा है। सॉफ्ट की एनर्जी एब्जॉर्बिंग पावर ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा डिस्प्लेस होगा, यानी उसमें ज़्यादा डिफॉर्मेशन आएगी, यानी उसका के कम है। और जो हार्ड होगा उसमें एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा कम है, यानी उसका के ज़्यादा है, तो कम से ज़्यादा स्टिफनेस इंक्रीज हो रही है। अच्छा, सही। अब रही बात, जो मैंने ये बोला कि सॉफ्ट ज़्यादा अच्छा होता है या लार्ज ज़्यादा अच्छा होता है। एक तो मुझे पहले ये बताएं कि जो सेंटर ऑफ मास है, ये मैंने वैसे जब हम जब ये जैन भाई थे तो हमने एक करा था डिज़ाइन प्रोजेक्ट 1, जी जी हमने वो किया था फर्स्ट प्रोजेक्ट, जी। डिज़ाइन प्रोजेक्ट। उसमें मैंने बताया था कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में से होनी क्या चाहिए कार में। नीचे से नीचे। जी, लोअर एज पॉसिबल ये होने चाहिए। अब मुझे बताएगा, अगर ज़्यादा सेंटर ऑफ मास नीचे रख दी, यानी कार में लेट सपोज ये मैंने रखी इस पॉइंट पे और एक ज़रा ऊपर की तरफ, एक में मैंने जो स्प्रिंग दी है ये सॉफ्ट दी है, और इसमें भी मैंने स्प्रिंग जो दी है वो सॉफ्ट दी है, दोनों में लगे हुए, ठीक है, इधर भी स्प्रिंग जो लगे होंगे। तो मुझे बताया ज़मीन पे लगने के ज़्यादा चांसेस किस पे होंगे, यानी बॉटमिंग आउट के चांसेस किस पे होंगे ज़्यादा? जिसका सेंटर ऑफ मास नीचे। जी। अब नीचे तो एक तो ये है वजह कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना वो नीचे है, ठीक है। एक ये है कि सॉफ्ट जो होते हैं मटेरियल, यानी जो स्प्रिंग्स होते हैं सॉफ्ट, उसमें सस्पेंशन ट्रेवल बहुत ज़्यादा होता है। सस्पेंशन ट्रेवल ले लें या चेसी ट्रेवल, आप ये बोले, यानी कि अगर ये स्प्रिंग लगा हुआ है और ये है सॉफ्ट, तो अगर यहाँ से ऊपर फोर्सेस लगेंगी तो ये जाहिर सी बात है ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और वापस एक तरीके की रिटर्न फोर्स ज़्यादा जनरेट करेगा, यानी ये इसकी पिचिंग जो होगी, पिचिंग आउट एंड इन वो ज़्यादा होगी, यानी ये ऊपर नीचे सही। ज़्यादा मूव करेगा। तो ऊपर नीचे ज़्यादा मूव करेगा, तो हमने वैसे ही डिस्टेंस दिया हुआ है सेंटर ऑफ मास का कम जमीन से, तो लगने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में जो लोअर सेंटर ऑफ मास होते हैं, उस ऐसी कंडीशन में हम यूज़ करते हैं ज़्यादा चांसेस, जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हार्ड स्प्रिंग्स। सही। हार्ड स्प्रिंग्स, लेकिन ये है कि टू सम एक्सटेंट हम इसको ज़रा सॉफ्ट रखते हैं कि ज़रा कंफर्ट भी मिल जाए और ज़रा सस्पेंशन जो ट्रैवल है वो भी रहे। अब वो क्यों रहे वो आगे डिस्कस करेंगे आगे। अच्छा, ये स्प्रिंग्स तो कहानी होगी, साथ में अगर कोई सवाल जवाब है तो वो काइंडली पूछ लीजिएगा। हाँ चार भाई, एक आपसे सवाल ये था कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि जब दोनों दोनों में मास नीचे एक्ट कर रहा है और स्प्रिंग दोनों की सॉफ्ट है, तो लोअर सेंटर ऑफ मास में आपने कहा डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होती है सस्पेंशन क्या? ट्रैवल यानी ऊपर नीचे मूवमेंट होगी, ऊपर और नीचे जो मूवमेंट होगी वो ज़्यादा होगी। वो ज़्यादा होगी, लेकिन ऐसे ऐसे क्यों? जब मास दोनों का मास समझेंगे वही वैल्यू, लेकिन बस पोजीशन ऊपर नीचे। पोजीशन ऊपर नीचे,
जैसे आप कह रहे हैं ना लोअर सेंट्रल मास है, और दूसरा जो ऑप्शन था उसमें सेंट्रल मास उस पॉइंट से थोड़ा ऊपर था। आपने ये कहा कि जो लोअर सेंट्रल मास होगा उसका ट्रैवल ज़्यादा होगा हाँ जी, प्रिंसिपल, ठीक कहा है, ना अच्छा आपने? अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर सबसे पहले मुझे ये बताओ सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंट्रल मास बेसिकली जहाँ पे जो सारे कंपोनेंट्स सेंटर ऑफ मास होता है, जहाँ पे एक सारे कंपोनेंट्स का मास होता है, जहाँ एक्ट कर रहा होता है, जी, यानी कॉन्सेंट्रेट, हाँ बस सही। मास जो कंसंट्रेशन होती है वो उस पॉइंट पे होती है। जी हाँ। ठीक है। अगर मास कंसंट्रेशन है तो अगर हम एक ही चेसी ले रहे हैं, एक ही डिजाइन का, एक ही डिजाइन का, और उसका एक का सस्पे जो वो फ्रेम है ये है, और लेट सपोज अगर ये इसी जैसा होगा तो इसका सेंटर ऑफ मास किधर होगा? थोड़ा अगर ऊपर दोनों रखा सेम था है, नहीं ना, अगर तो दोनों सेम है तो इसका डिस्टेंस यही होगा ना, इसी पे ही। सही, ठीक अगर ठीक। मास, अगर इसका मास डिफरेंट होगा तभी तो ये जो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास ऊपर नीचे होगा। ओह, सही सही, तो मैं बिल्कुल तो ये बोल ही नहीं रहा हूँ कि मास सेम है, मैंने बोला सेंटर ऑफ जो मास है वो डिफरेंट है। ठीक है, ठीक ठीक मास ठीक ठीक, डिफरेंट होगा। बिल्कुल ठीक, हाँ समझ गया, बिल्कुल। चले अब आगे आते हैं डैम्पर्स। अच्छा, बेल क्रैंक जो है ना, बेल क्रैंक 11, ठीक है, ये इस तरीके का होता है, और इसमें ये होता है पूरा जैसे, अच्छा आपने हमें जैसे आपने वैसे बाइक चलाई होगी आपने, तो फ्रंट जो जम्प्स होते हैं शायद आपने देखा होगा, फ्रंट जम्प जो होते हैं उसमें एक ही कंटेनर होता है, कंटेनर टाइप। इसको आप कंटेनर ही लिख लें, इसका मुझे नाम मेरे, सिलेंडर टाइप। जी सिलेंडर टाइप होता है, जो इसका सिलेंडर होता है, ये वाला सिलेंडर ही होता है, इसको सिलेंडर बोलते हैं, इसको स्प्रिंग्स बोलते हैं, वैसे इसको, वैसे रॉड बोलते हैं लोग वैसे, लेकिन जो भी है, जो है देख लीजिएगा आप, ठीक है, इसका इसका जो नेम है वो देख लीजिएगा। क्या होता है कि अगर यहाँ से फोर्स लग रही है तो इसमें डबल डैम्पिंग होती है। एक डैम्पिंग तो ये होती है कि जो स्प्रिंग है ये फर्स्ट डैम्पिंग तो ये प्रोवाइड करता है, और ये जो रॉड होता है, ये जो रॉड है, इसको मैं इसको यहाँ से बना देता हूँ, ये इस तरीके से अंदर से होता है, और यहाँ फ्लूइड होता है, फ्लूइड होता है, कुछ नाइट्रोजन गैस गैस होती है, ये सब चीज़ें। वैसे ये जो ये अप फ्लूइड एंड होता है, डाउन, क्या, ये अप एंड डाउन मूवमेंट करेगा। जी, ये अप एंड डाउन मूवमेंट करेगा। आप कैसे करेगा मैं बताता हूँ। जैसे नाइट्रोजन गैस होती है, ये फिक्स होता है, इसका वॉल्यूम नहीं होता है, तो अगर यहाँ से फोर्स लगती है तो नीचे ये अप्लाई करेगा फ्लूइड टू प्रेशर। जब तक ये इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस रहता है तब तक ये जो है ना ये दबता रहता है, यानी कंप्रेस होता रहता है, और जैसे ही डिस्टेंस कम होता है ये एक रेजिस्टिव फोर्स क्रिएट करता है, जो ये वापस जो वापस जो ये रॉड है इसको वापस धकेल देता है, जिसकी वजह से ये जो सस्पेंशन ट्रेवल जो हम बोल रहे थे, ये जो पिचिंग आउट यानी ऊपर नीचे जो मूवमेंट हो रही थी वो इसकी वजह से प्रोड्यूस होती है। तो यानी डबल डैम्पिंग होगी, दो डैम्पिंग होती है। और इसमें ये जो फ्लूइड है, अब बाज़ औक़ात ऐसे फ्लूइड्स यूज़ किए जाते हैं इसमें कि विद टाइम इसका जो वॉल्यूम होता है, या तो उसमें कोई वाइड बन गया है, यानी कोई सुराख आ गया है कि उससे वो रिलीज हो जाता है, या जो भी है उसमें कोई डिफेक्ट आ गया, तो इसके लिए एक मास्टर सिलेंडर होता है जो इसी के ऊपर लगा हुआ होता है, आपने देखे होंगे इस तरीके का, इस तरीके के लगे होते हैं, जो कि इसको फ्लूइड प्रोवाइड कर रहे होते हैं, शायद आपने देखे होंगे। इसको क्या कहते हैं? ये इसमें फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड प्रोवाइडर होता है, यानी इसको मास्टर सिलेंडर बोलते हैं वैसे। ठीक है, तो इसका भी एक दफ़ा नाम देख लीजिएगा। तो ये फ्लूइड प्रोवाइड करता है, अगर फ्लूइड असल में इसमें या तो कोई सुराख हो जाए या कोई डिफेक्ट हो जाए, इसकी चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ ये कि डैम्पिंग तो समझ में आ गई कि डैम्पिंग जो डैम्पर्स होते हैं वो डैम्पिंग प्रोवाइड करते हैं। अब ये डैम्पिंग होती क्या है? जो डैम्पिंग होती है उसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि डिक्रीज इन फ्लक्चुएशंस ले लें, या डिफॉर्मेशन ले लें एक तरीके की, यानी कि स्प्रिंग जो है, लेट सपोज ये स्प्रिंग है, ठीक है, एक स्प्रिंग ये है, स्प्रिंग अगर फोर्स लगाएं तो ये वापस ऐसे चिपक के आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। लेकिन स्प्रिंग अगर फोर्स रिलीज कर दें तो ये असल अपनी हालत में, ये जो ये वाली हालत है उसमें वापस आ जाए, यानी ये रिटेन। अच्छा, ये जो रिटेन आने की जो ताकत है इसको हम बोलते हैं डैम्पिंग। इसको इलास्टिसिटी नहीं बोलते इसको इलास्टिसिटी स्प्रिंग बोलते हैं, जी जी, इसको इलास्टिसिटी भी बोलते हैं, लेकिन इसको जो हम यूज़ करते हैं वैसे इसमें इसको कहते हैं डैम्पिंग पावर, डैम्पिंग एबिलिटी, ये चीज़, ठीक है, यानी इसकी एक डैम्पिंग वो कॉफिशिएंट होगा। वैसे डैम्पिंग का मतलब तो ये होता है ना कि पावर लॉस हो जाना या एनर्जी का कन्वर्ट हो जाना। एनर्जी का कन्वर्ट नहीं, डैम्पिंग का मतलब ये होता है एनर्जी का कंजर्व होना।
आपने लॉ नहीं ऑफ एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन पढ़ी होगी। पढ़ा था। जी जी। उसमें ये था कि डैम्पिंग का मतलब ये होता है कि एनर्जी जो है ना वो लॉस हो जाती है। अगर एनर्जी कंजर्व रहेगी तो ये हमेशा वाइब्रेट ही करता रहेगा, वो फिर आइडियल सिस्टम हो जाएगा। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि डैम्पिंग इसलिए कराते हैं ताकि वो रेस्ट में आ जाए। वो तो रेस्ट में आता है, डैम्पिंग तो सही बात है कि आपने जो बोला कि रेस्ट में लाने के लिए यानी उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए। अच्छा, जो आपने जो पहली बात की वो भी ठीक है कि जाहिर सी बात है कि अगर वो डैम्पिंग ना हो तो वो रेजोनेट ही करता रहेगा इनफाइनाइट टाइम के लिए। ठीक बात है आपकी। जो डैम्पिंग कॉफिशिएंट होता है हम उसको डिफाइन करते हैं एक सिंबल से, वो सी, यानी ये है कि एबिलिटी टू डैम्प, यानी ये इसका जो डेफिनेशन है वो ये होती है। और इसका जो वो होता है, ये होता है इसका, यानी एक न्यूटन सेकंड फोर्स जो होती है, यानी एक तरीके का इम्पल्स समझ लें। जो इम्पल्स अगर एक बॉडी में लग रही है और वो डिफॉर्मेशन कितनी प्रोड्यूस कर रहा है, उस तरीके की डैम्पिंग कोफिशिएंट उसको बोलते हैं। तो डैम्पिंग जो होती है उसको एक टर्म डिफाइन करती है जिसको बोलते हैं जीटा, जिसका एक नाम होता है डैम्पिंग कोफिशिएंट उसको बोलते हैं। और ये होता है, ये नेचुरल डैम्पिंग कोफिशिएंट होता है। नेचुरल क्या? अच्छा, वैसे भी टाइम अराउंड हो रहा है, ठीक है, ये एक्चुअल होता है। यानी ये जो एबिलिटी होती है स्प्रिंग की डैम्पिंग की, उसको बोलते हैं एक्चुअल डैम्पिंग कोफिशिएंट। जो डैम्पिंग कोफिशिएंट होता है उसको एक नाम होता है जीटा, जो कि डिफाइन होता है एक्चुअल डैम्पिंग कोफिशिएंट अपॉन एक आइडियल यानी नेचुरल। ठीक है, अब इसको नेचुरल ले लें या एक ज़माने में इसको स्टडी स्टडी बोलते हैं आप, ठीक है। ये चीज़ डिफाइन सही। करनी होती है, ये आइडियल होती है, ये वाली ये आइडियल होता है, यानी इसको कितने में करना चाहिए। और ये एक्चुअल होता है। जो हम ये जीटा यूज़ करते हैं रेसिंग कार्स की है, वो अराउंड यूज़ करते हैं 0.6 से 0.7, ये कंफर्म कर लेगा। लेकिन अगर जीटा, ये जो जीटा है, अगर जीटा लेसर देन हो जाए, उसको हम जो बोलते हैं, यानी जिस पॉइंट्स में आ जाए, उसको हम बोलते हैं अंडर डैम, अंडर डैम सिस्टम, यानी स्प्रिंग समझ लें वो। और जीटा का अगर ग्रेटर वन हो जाए तो उसको हम बोलते हैं ओवर डैम। अब ये अंडर डैम ओवर डैम कैसे कैलकुलेट होता है, तो मैं आपको एक वीडियो शेयर कर दूंगा, या ये करेंगे। अच्छा, कोई थर्ड ईयर में है बीका मैकेनिकल का, या कोई भी थर्ड ईयर का है किसी डिपार्टमेंट का? थर्ड ईयर स्टार्ट किया, थर्ड ईयर स्टार्ट सेकंड किया ईयर है। कंप्लीट। अच्छा, किसी ने मेटलैब पढ़ लिया अभी? जी। मैंने पढ़ लिया जी। मेटलैब पढ़ लिया, उसमें आपने डैम्पिंग कोएफिशिएंट निकाले हैं, यानी ये आपने नहीं कंट्रोलर्स पढ़े, फीडबैक कंट्रोलर से सारे? नहीं। नहीं, नहीं ये सब पढ़े? नहीं पढ़ा। चले, ये चीज़ अभी डिफाइन कर दूंगा तो आपको बिल्कुल ही पल्ले नहीं पड़ेगा। तो ये जो अंडर डैम है, इसका ये मतलब है कि जो हमारी एक्चुअल डैम्पिंग है वो लेसर देन नेचुरल है, यानी इसको जो डैम्पिंग प्रोवाइड करनी थी फॉर आइडियल वो उससे कम प्रोवाइड कर रहा है, उसको बोलते हैं अंडर डैम। अगर जो स्प्रिंग है वो ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा हो तो उसको बोलेंगे ओवर डैम। ये सब चीज़ें इसकी कैलकुलेशन होती हैं। उसके बाद पता चलता है कि ये ओवर डैम है या अंडर डैम। उसके लिए तो डिटरमिनेंट नहीं बनाते? इस तरह का कुछ था कि ओवर डैम्प होता है, फिर अंडर डैम्प या क्रिटिकली डैम्प होता है। जी जीटा जी, जो होता है मेरे ख्याल से सी सही अपॉन बात है। सीसी होता है। जी जी, यही होता है। ठीक है, उसके लिए उसके भी तरीके बहुत से हैं। एक तो वो तरीका ये है कि इक्वेशन से मेरे ख्याल से निकलता है। जी इक्वेशन के थ्रू भी निकलता है और मैटलैब प्रोग्रामिंग के थ्रू भी निकल जाता है। वो डिपेंड करता है आप किस पे निकाल रहे हैं, क्या चीज़ निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर होगा तो मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, वैसे मैंने मेरे पास बनी हुई है मेरी, चलिए मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, यानी ये जो डैम्पिंग प्रोवाइड करना हम जो प्रेफर करते हैं वो ये वाली प्रेफर करते हैं, यानी अंडर डैम। क्योंकि देखिए ना, वन से लेसर देना है जीटा की वैल्यू, तो अंडर डैम है। यानी ये एक तरीके का, हम इसको सॉफ्ट तो बोल नहीं सकते, लेकिन ये कि टू सम एक्सटेंट ये सॉफ्ट स्प्रिंग है। यानी ये कंफर्ट भी प्रोवाइड करेगा ड्राइवर को, और ये बॉटमिंग आउट से भी बचाएगा। हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर चांसेस ये इस चीज़ के। तो हम स्प्रिंग तो वैसे जो, जैसे हम स्प्रिंग डिज़ाइन तो करेंगे ज़रूर, लेकिन उसके डैम्पिंग जो कोफिशिएंट है ये निकालने के बाद हम इसको यानी जो मार्केट है, मार्केट में जाके हम ये देख लेंगे कितने तक का से पड़ रहा है। अगर कॉस्ट इफेक्टिव होगा तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे और आगे शेयर कर देंगे कि ये हमें खरीदना है। तो वो जो हमारी जो टीम बनी है उसके मुताबिक वो हम खरीद लेंगे। हाँ अच्छा भाई, सवाल ये था कि समझे कि आप अगर आइडियल डैम्पिंग समझा सकते हैं कि जी, क्या आइडियल कैसे डैम्पिंग जो होती है, क्या क्या फिनोमेना अच्छा, है। ये जी। इसकी इक्वेशन होती है, मैं इक्वेशन बता दूंगा, लेट्स सपोज ये नहीं, क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं पूछा, मैं पूछ रहा हूँ कि समझे कि आइडियल डैम्पिंग किस वक्त होती है, कि एकदम स्प्रिंग रुक जाए, स्प्रिंग अपनी मोशन में रहे, वो कैसे अच्छा, कैसे बनता है उसका, वो पूछा। स्टेप रेस्पॉन्स पता है क्या होता है? स्टेप रेस्पॉन्स, स्टेप नहीं होता। ठीक है। स्टेप रेस्पॉन्स जो होता है वो ऐसा रेस्पॉन्स होता है, यानी उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है
एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है थ्रू आउट प्रोसेस समझ लें, या कोई फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। हम इसका जो एम्पलीट्यूड लेते हैं वो एज्यूम कर लेते हैं 1, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो एम्पलीट्यूड है ये 1 है, ठीक है। यानी ये एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड इक्वल टू 1। यानी स्प्रिंग है, लेट सपोज एल लेंथ का, तो एल लेंथ का जो एम्पलीट्यूड होगा अभी स्टेप रेस्पॉन्स में, तो वो होगा एम्पलीट्यूड 1। आइडियल डैम्पिंग ये होती है, ये जो स्प्रिंग, अच्छा, यानी ओरिजिन से, यानी हम ये अभी ओरिजिनल पोजीशन में है इसके, ओरिजिनल पोजीशन का मतलब है इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है, यानी सेंटर लाइन जो होती है इसकी लेंथ, इसकी स्प्रिंग की, यानी नॉर्मल पोजीशन जो होती है, उसमें हमने फोर्स लगाई। फोर्स लगाने के बाद मिनिमम टाइम टू रीच इट्स इक्विलिब्रियम, यानी ये इक्विलिब्रियम था, एम्पलीट्यूड इसका 1 था। यहाँ से यहाँ तक का जो सफर है, इसमें जो एबिलिटी होगी डैम्पिंग की, इसको हम बोलेंगे आइडियल, जिसका एक नाम भी होता है, आइन डैम्पिंग बोल सकते हैं, इसको क्रिटिकल बोलते हैं। मेरे दिमाग में नहीं आता ये क्रिटिकल वर्ड, इसको क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट समझ लें या क्रिटिकल डैम्पिंग समझ लें। लेट्स सपोज एक की डैम्पिंग ही आ रही है जो कि आइडियल से बढ़ रही है, जब आइडियल से बढ़ रही है इसको बोलेंगे ओवर डैम, और एक ये है कि ये यहाँ से आ रही है, तो इसको हम बोलेंगे अंडर डैम। ठीक है, सही है। तो ये समझ में आया आपको ये चीज़? जी जी, समझ गया। अच्छा, और कोई सवाल है किसी का? नहीं। अच्छा, एक चीज़ और लिख लें, ये चीज़ कि रेसिंग कार के लिए जो हम यूज़ करते हैं, वो जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है हमारी, किसी ने एमसीएस पढ़ा है अभी तक, मशीन कंट्रोल सिस्टम? ओ एड्रीनो वगैरह। नहीं, ये मशीन को कंट्रोल कैसे किया जाता है इसके, वो तो मॉनिटरिंग होगी जो आप बोल रहे हैं ना, ऑर्डिनो जो होता है अच्छा। वो जी जी। मॉनिटरिंग के थ्रू होता है। यानी ये कि हम जैसे हम डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं, तो हम्म, मुझे इस सिस्टम का आउटपुट रेस्पॉन्स निकालने के लिए, तो ये इसमें ये मशीन कंट्रोल सिस्टम में आता है कि डिज़ाइन करने के लिए जो की फैक्टर्स होते हैं उसको हम सेट करते हैं। उसमें अच्छा। मेटलैब भी यूज़ होता है, आप उसमें ये आर्डिनो भी यूज़ कर सकते हैं, आप रेस्पबेरी पाई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम यूज़ करते हैं कि मैथमेटिकल टेक्निक, यानी मेटलैब, यानी प्रो ये एक भी, ये भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अच्छा। लाइक, अच्छा, ये जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन ये डिपेंड करती है डाउन फोर्स पे। फॉर्मूला इसके देखेंगे तो ज़रूर आपको और समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसका हम एक चीज़ करेंगे कि इसके जितने भी फॉर्मूलाज हैं चैप्टर 3, 4, 5, हम इसका ये करेंगे कि इसके मैटलैब प्रोग्राम्स लिख लेंगे चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 के। जिसके जिसने भी मैटलैब पढ़ा है वो मुझे बता देगा, उसको एक एक, एक यानी एक जो है फॉर्मूला, उसके जो इनपुट्स हैं उसमें क्या डिफाइन करना होगा आपको मैटलैब के अंदर, उसकी एक तो इनपुट लेना होगा, इनपुट लेने के बाद जो उसका आउटपुट जो आ रहा है वो शो करवाना है कमांड लाइन पे। सही। सिर्फ ये करवाना है कि इससे एक ये फायदा होगा कि हमने उसको रन किया, इनपुट, उससे इनपुट मांगा, हमने सिर्फ मास इंटर किया और हमारे पास आउटपुट आंसर आ गया। तो इतनी लंबी लंबी जो हम कैलकुलेशन करते हैं यहाँ से, यानी 1.5 मल्टीप्लाई 9.8, ये फोर्स वो आ गई, ये हमारी जी फोर्स आ गई, उसको मल्टीप्लाई किया फोर्स से, तो ये कपल आ गया, तो ये फायदा नहीं होगा हमारे, तो हमारे पास जो टाइम ठीक होगा वो ठीक। कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। ये सब बिल्कुल। चीज़ें हमें मेटलैब पे करेंगे ये सारे। अच्छा, लेकिन प्रोग्राम बना के रख लेंगे। हम्म, मैं पूछ रहा हूँ, प्रोग्राम बना के रख लेंगे और जैसी डेटा आएगा पुट करके आउटपुट आ जाएगा। नहीं नहीं, अगर इसी में बैठे रहे तो काम हो गया, क्योंकि हमारे जो जो खास करके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत लंबी करते हैं, यानी हम कल दे देंगे, हम कल दे देंगे, हम कल दे देंगे डेटा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम काम पूरा कर लेंगे डिफरेंट डिफरेंट मासेस पर, काम करने के बाद जब हमें पूरा सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो उसके बाद जो पुरानी गाड़ी बनी हुई है उस पर कुछ टेस्टिंग करेंगे, यानी सस्पेंशन के रेस्पेक्ट से, और एक आउटपुट रिजल्ट निकाल लेंगे पूरा सस्पेंशन का, कि इसमें इतना रोल होना चाहिए, इतना कैम्बर होना चाहिए, इतना कास्टर होना चाहिए, इतना स्टीयरिंग एंगल्स होने चाहिए, इतने स्लिप एंगल्स होने चाहिए इस मास पर, ठीक है। ये चीज़ करेंगे ठीक है। कि ये हो कि आइंदा जो भी सस्पेंशन का हेड बने या सस्पेंशन में आए उसको चीज़ें सीखने के लिए इतना मुश्किल ना हो जितना हमें मुश्किल हो रहा है, कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ से आ रही है, कौन कौन सी सर पे आ रही है, कूद कूद की चीज़ें आ रही है, कई कई से सर के ऊपर से भी जाती है बहुत सी। आप एक बिल्कुल एक चीज़ें को बिल्कुल। समझने के लिए आप कोई एक एक घंटे की वीडियोस देख रहे होते हैं, ये सब चल रहा होता है, तो ये बिल्कुल। ना करना पड़े, तो इसका ये आसान हो जाएगा। मुझे बता दें सही। कोई सवाल है? अगर कोई सवाल नहीं है तो खत्म करते हैं आज की क्लास।